स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में एपी के कुछ कंसेप्ट को समझे थे और उसमें मैंने कुछ एपी के बारे में बताया था, फार्मूला पे लिखा गया था। आज हम लोग उसी कंसेप्ट के आधार पर प्रश्नावली 5.1 को समझेंगे। 5.1 के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैं आज सॉल्व करके बताऊंगा। आप इसके अलावा जो प्रश्न इसमें बच जाएगा आप खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और इन प्रश्नों में हमें प्रश्न को पढ़ना है और ये बताना है कि इस प्रश्न में जो संख्याओं की सूची बनाई जाएगी क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो एपी में होना या न होना वो डिपेंड करता है कि जो श्रेणी बन रहा है उस श्रेणी का सार्वंतर एक समान है कि नहीं। अगर उस श्रेणी का सार्वंतर एक समान है तो एपी होगा, अगर सार्वंतर एक समान नहीं होगा तो समझिए वो एपी नहीं है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ पहला प्रश्न में कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब ये हुआ कि एक टैक्सी है, उस टैक्सी का जो किराया है वो किराए का जो उसको वसूलने का तरीका ये है कि अगर 1 किलोमीटर आपको जाना है तो 15 रुपये देना होगा, लेकिन 1 किलोमीटर से अलग दूसरे तीसरे चौथे 5वें किलोमीटर जाना है तो आपको प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कि इसका सलूशन कैसे होगा। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक्सरसाइज यहाँ पर दिख रहा आपको है, प्रश्नावली है ये 5.1। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया ये तो फिक्स है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये लगेगा तो लगेगा ही। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये हो गया। इसके अलावा प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त किराया जो है वो 8 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर मतलब पहले किलोमीटर हम लोग जाएंगे तो टैक्सी किराया लगेगा 15 रुपये। 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी जो किराया है वो 15 रुपया तो देना ही होगा 1 किलोमीटर वाला, और 2 किलोमीटर गए हैं तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया जो है 8 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो 15 और 8 हो गया 23 रुपये देना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर अगर दूरी तय करते हैं तो उसके लिए किराया 15 रुपये तो 1 किलोमीटर देना ही है, और अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना है। तो 2 किलोमीटर चले हैं तो 2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 8 दूना 16 और 15 31। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से देखिए जो है पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये बन रहा है, दूसरे किलोमीटर के लिए 23 रुपये बन रहा है और तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपये बन रहा है। और ये जो श्रेणी बन रहा है इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएगा। और इस श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला और दूसरा पद है इसके बीच का जो अंतर है वो 8 है। उसी प्रकार से 23 और 31 के बीच का जो अंतर है वो भी 8 है। तो यहाँ पर सार्वंतर एक समान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रेणी बन रहा है वो श्रेणी किस में है, एपी में है। ठीक है, तो बस यही बता देना है श्रेणी को लिखकर कि वो श्रेणी एपी में है अथवा नहीं। ठीक है, ये श्रेणी एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला सॉल्यूशन हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में ये उसमें बताया गया है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा हुआ है। दूसरा प्रश्न है किसी बेलन, सिलेंडर कहते हैं उसको, में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक सिलेंडर है बेलन जैसा, जैसे बेलन के आकार का सिलेंडर होता है उसी प्रकार के सिलेंडर है, और सिलेंडर में हवा भरा हुआ है। जिस प्रकार से गैस का सिलेंडर होता है उसी प्रकार से एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है। गैस के रूप में यहाँ पर वायु है, हवा है, और उसमें से पंप द्वारा हवा को बाहर निकालना है। तो बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकालने का जो तरीका है वो टोटल कुल आयतन का जो उसका बेलन है उसका जो कुल आयतन है
उस कुल आयतन का 1/4 भाग एक बार निकल आता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन का मान लेते हैं कि जो बेलन है उसका आयतन भी, ठीक है, चूँकि आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम का पहला अक्षर वी को मैंने इसमें डिनोट किया हुआ है। तो बेलन का आयतन वी मान लिए। प्रत्येक बार में, प्रथम बार में जो वायु उसमें से निकल गई है वो 1/4 कुल आयतन का, तो आयतन भी है तो v/4 हो जाएगा। इतना वायु जो है उसमें से बाहर निकल जा रहा है। जब बाहर उतना वायु निकल गया तो कितना बचा, तो बेलन का शेष आयतन, जो सिलेंडर के आकार का जो बेलन है उसमें कितना आयतन, वायु का जो आयतन बचा वो कितना बचा। पहले का आयतन जो था v माइनस निकाला गया वायु v/4, घटाएंगे इसको तो 3v/4 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अब उस बेलन में जो वायु का आयतन है, जो मात्रा है, वो 3v/4 है, ठीक है। इसी प्रकार से पुनः दूसरी बार अब जो शेष बचा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकालना है। तो शेष बचा हुआ है 3v/4 का 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3v/16, 400 का 16, ठीक है। अब जो है दूसरी बार में इतना हवा को हमें बाहर निकाल देना है। तो 3v/16 हवा बाहर निकलेगा इतनी मात्रा, तो कितना बचेगा। तो दूसरी बार में जो आयतन इसका शेष बचेगा वो पहले आयतन था 3v/4 माइनस इतना निकाल दिया गया है 3v/16। तो 3v/4 में से 3v/16 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 4 और 16 का जो लघुत्तम है वो हो जाएगा 16, और 4 से ये 4 3 12 हो जाएगा, माइनस ये 16 कट जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9/16 हो गया। तो 9/16 को हम लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी बार वायु निकालने के बाद जो उसका आयतन बच रहा है वो बच रहा है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू भी। इसी प्रकार से जिस प्रकार इसको सॉल्व किया गया उसी प्रकार से आगे भी देखेंगे हम लोग। तो तीसरी बार जब वायु निकाला जाएगा तो निष्कासन के बाद जो शेष वायु बचेगा वो बचेगा 3/4 का पावर 3। जैसे यहाँ पे देखिए शुरू में भी था, दूसरी बार में बचा हुआ है 3/4, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1। तीसरी बार में भी बच गया 3/4 का पावर 2। इसी प्रकार से यहाँ पर 3/4 का पावर 3। तो यहाँ पर जो श्रेणी बन रहा है, शुरू में आयतन भी था, दूसरी बार में 3/4 इंटू भी, तीसरी बार में 3/4 का स्क्वायर इंटू भी, चौथी बार में 3/4 का पावर 3 इंटू भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो श्रेणी बन रहा है उस श्रेणी किसी भी प्रकार से एपी में नहीं है, क्योंकि जब भी कोई टर्म स्क्वायर ग्रुप में होते जाए तो समझ लीजिए वो किसी भी स्थिति में एपी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसमें सार्व अंतर जो है, पदों के बीच का अंतर जो है वो एक समान नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है एपी में नहीं है। तो दूसरा प्रश्न का सवाल जो है उसका जवाब यही हो जाएगा कि ये जो श्रेणी जो बन रहा है हम लोग का वो एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको, एक बार आप फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, बेहद आसान प्रश्न है ये वाला। तीसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। मतलब 1 मीटर अगर कुआं खोदते हैं तो उसकी कीमत जो है, लागत जो है वो 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपये बढ़ती जाएगी। अगर 1 मीटर खोदना है तो 150, 2 मीटर खुदाई करनी है तो 150 और उसके अलावा 50 रुपये देना पड़ेगा आपको। 3 मीटर खोदनी है तो उसके अलावा फिर 50 रुपये उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्रम बनेगा। तो ये क्रम जो है क्या एपी में होगा कि नहीं होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्रम जो है वो एपी में होगा कि नहीं होगा। ये भी बेहद आसान प्रश्न होगा, देखते हैं। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत तो 150 रुपये है, ठीक है। प्रथम मीटर जो खुदाई किया जाएगा उसका लागत 150 रुपये हो जाएगा, और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की खुदाई करेंगे तो उसका कीमत 50 रुपये लगाना ही है। तो अगर 1 मीटर की खुदाई किया जाएगा तो लागत होगा 150 रुपये, 2 मीटर की खुदाई किया जाएगा तो 150 रुपये देना ही है, साथ में 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1 मीटर के लिए। इसका मतलब ये हो गया टोटल जो राशि है 2 मीटर की खुदाई के लिए हो जाएगा 200 रुपये। उसी प्रकार से अगर 3 मीटर की खुदाई करना हो तो 3 मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये तो 1 मीटर का देना ही होगा,
और 1 मीटर के अलावा 2 मीटर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1 मीटर का 50 रुपये है, तो 2 मीटर का हो जाएगा 100 रुपये। तो 100 और 150 जोड़ने पर हो जाएगा 250। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्रम और आगे बढ़ सकता है। ज़्यादा बढ़ाने हम नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग 3 ही पद तक रहने देखते हैं। इसी प्रकार से जो श्रेणी बन रहा है वो पहला जो पद होगा इसका 150 1 मीटर के लिए, 200 रुपये 2 मीटर के लिए, और 250 रुपये 3 मीटर के लिए। इसी प्रकार से 50 50 बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दो पदों के बीच का जो अंतर है 50, यहाँ भी दो पदों के बीच का अंतर जो है 50। इसका मतलब इसका जो सार्व अंतर है डी वो एक समान है। जिसमें डी एक समान होता है, सार्व अंतर एक समान होता है, समझिए कि वो श्रेणी किस में है, एपी में है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है वो एपी में है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल बेहद आसान प्रश्न, पहला जो प्रश्न था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो जो पहला प्रश्न है उसी प्रकार से ये भी है, तो ये जो श्रेणी है वो एपी में होगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो था उसका सलूशन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लास्ट क्वेश्चन है एक और, क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी देखते हैं हम लोग हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये जो प्रश्न है वो जनरली हम लोगों को 8 क्लास में मिला हुआ होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, हालांकि इसके लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हम लोग को। मिश्रधन, तो यहाँ पर 10,000 रुपये की जो राशि है उसी राशि को हम लोग मूलधन कहेंगे। तो यहाँ पर मूलधन को सूचित किया जाता है पी से, प्रिंसिपल। तो इसका पी प्रिंसिपल जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 10,000 रुपये, और जो इसका रेट है, दर है, वार्षिक दर है 8% का। तो यहाँ पर मिश्रधन हम लोग देखते हैं, तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पर जो क्रम बनेगा क्या वो क्रम एपी होगा, जांच करेंगे इसका हम लोग। तो देखते हैं क्रम एपी होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तो मूलधन जो है इसका वो 10,000 रुपये है, तो P बराबर 10,000 रुपये। जो इसका रेट है वो 8% का रेट है, तो रेट हो जाएगा 8%। प्रथम वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए जो इसका मिश्रधन होगा, देखिए फार्मूला ये होता है मिश्रधन निकालने का चक्रवृद्धि ब्याज में, A बराबर P इंटू 1+R/100 का पावर n। यहाँ पर A जो है वो मिश्रधन होता है, अमाउंट, P जो होता है उसको मूलधन कहते हैं, और R जो होता है रेट होता है, पावर n जो है वो बताता है टाइम को, समय को। तो पहले वर्ष के लिए है तो n का मान 1 हो जाएगा, P जो है मूलधन 10,000 रुपये, 1 प्लस R का मान है 8%, तो 8/100 हो जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए ये जो हम लोग का मिला हुआ है 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर कितना 1। वहीं दूसरे वर्ष के लिए निकालना है तो मिश्रधन जो है फार्मूला सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 2। तो 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। वहीं तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो मिश्रधन का फार्मूला जो होगा पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A बराबर 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार से इसी क्रम में बढ़ते जाएगा वो। हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि श्रेणी किस रूप में बन रहा है वो श्रेणी ही पहचानना हम लोग को है, क्या वो एपी में है या नहीं है। तो श्रेणी बन रहा है, पहला जो टर्म है, पहला पद ये मिला हम लोग को 10,000 इंटू 1 + 8/100 का पावर 1। यहाँ जो पावर है 2, यहाँ पावर है कितना 3। जब भी पावर ग्रुप में आते जाए, तो मैंने बोला आपको शुरू में ही कि जब भी पावर ग्रुप में आते जाए तो समझ लीजिए कि वो एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर जो होगा वो एक समान नहीं होगा। तो सार्वंतर एक समान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उपयुक्त श्रेणी जो है एपी में नहीं है। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसके बीच का जो अंतर है वो निकाला जाएगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके इसके बीच का सार्वंतर निकालेंगे तो नहीं होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग जाँच कर सकते हैं। तो इसका सारो अंतर जो है एक समान नहीं है, इसीलिए ये श्रेणी भी एपी में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न में 4 प्रश्न दिए गए थे, चारों प्रश्न को हम लोगों ने देखा। ठीक है, केवल इसमें पहचानना था कि वो एपी है या एपी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एपी बनाना है, एपी के पदों को लिखना है, वो भी शुरू के 4 पद लिखने हैं। जबकि प्रथम पद मतलब इसका पहला पद जो है वो ए का मान दिया होगा सही प्रश्नों में, सार्वंतर डी का मान भी सही प्रश्न में दिया हुआ है। तो ए और डी जब भी मालूम हो, तो पिछले वीडियो में हमने इस पर क्वेश्चन बनाए भी थे, एग्जाम्पल भी दिया था,
और किस तरीके से निकालते हैं उसको भी बताया था मैंने। आप वीडियो पीछे वाला भी देख लीजिएगा तो बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ए मतलब प्रथम पद का मान दिया हुआ है कितना 10, और डी मतलब सारवंतर उसका मान दिया है कितना 10, दोनों सेम है। तो प्रथम पद और सारवंतर दोनों का मान एक समान है। तो इसके 4 पद लिखने हैं हम लोग को। तो जब भी एपी लिखना हो तो एपी को लिखने का तरीका आपको बताया गया है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, अन्य जो इसमें बचेंगे उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का दूसरा का पहला, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का ही है ये, 5.1 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो ए का मान हो गया 10, डी का मान भी कितना है 10। अतः ए मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म शुद्ध करते हैं, पहला पद शुद्ध करते हैं A1 से, तो A1 का मान ए होता है, ए का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है। A2 कैसे लिखते हैं, पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से समझाया उसको है, आप वहाँ से पहले समझ सकते हैं फिर इसको देख सकते हैं। A2 लिखते हैं A+D, मतलब उसमें सारवंतर को जोड़ दिया जाता है, तो A+D। तो ए का मान 10 है तो 10, डी का मान भी 10 है तो 10 और 10 कितना हो गया 20। इसका मतलब इसका दूसरा पद जो है वो हो जाएगा 20। उसी प्रकार से तीसरा पद निकालना है, तो थर्ड टर्म लिखेंगे A+2D लिखते हैं। जो भी टर्म लिखना है उससे एक कम करके लिखना है। यहाँ पर डी के साथ, जो डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके एक टर्म से क्या होगा कम होगा। जैसे A3 है तो A3 लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे इसमें A+2D। तो ए तो 10 है, 2 इंटू डी का मान भी 10 है, 10 गुना 20 है 10, 30। इसका मतलब इसका तीसरा पद जो है वो हो जाएगा 30। इसी प्रकार से चौथा पद भी निकाल सकते हैं हम लोग, A4 A+3D का जो वैल्यू है 10 + 3 गुना 10 हो जाएगा ये। तो 10 चाहे 30, 30 10 कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से AP के चारों पद हमने निकाल लिया। बेहद आसान है, जब भी पद लिखना हो तो A1 A2 A3 A4 A5 ना, इस तरीके से पढ़ते जाएगा। जो भी पद लिखना है उससे एक कम करके हमको डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से एपी का जो श्रेणी बना हम लोग का, पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। 4 पद लिखना है, चारों पद हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन इसका। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इसमें पहला पद जो है वो है -2 और डी का मान है 0, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डी का मान जो है वो 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने समझाया था। तो यहाँ पर डी का मान 0 है, तो ये तो बेहद आसान प्रश्न हो गया, इसलिए क्योंकि डी का मान जब 0 है तो पहला पद जो -2 है वैसे ही सभी पद ही होंगे, क्योंकि डी 0 है तो उसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं। तो नहीं बदलाव होगा तो हम लोग सारे पद एक समान होंगे। इसको बोलते हैं एक समान एपी। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम का एपी, घटते क्रम का एपी, वो डिपेंड करता है डी पर। जब डी का मान 0 होता है तो एपी एक समान का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2, चौथा पद भी -2। तो इस प्रकार से सारे पद जो एक समान आएंगे। जैसे A1 पहला पद, A1 को ए कहते हैं, ए का मान -2 है तो -2 यहाँ पर मिल गया हम लोग को। दूसरा पद A2 A+D, तो ए का मान -2, डी का मान 0 है तो 0 जोड़ेंगे -2 में तो भी -2 ही मिलेगा। उसी प्रकार से तीसरा पद A+2D, तो 2D करेंगे तो ए का मान -2 +2 इंटू डी का मान 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर -2 ही मिल गया। उसी प्रकार से चौथा पद में निकालेंगे तो भी -2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे पद चाहे चौथा हो पाँचवा हो जो भी पद हो सबके सब एक समान ही होंगे। तो -2 ठीक है। इसको याद रखेंगे आप कि डी का मान जब 0 होता है तो ए भी एक समान होता है। इसी प्रकार जैसे मैं इसको बना रहा हूँ उसी प्रकार से इसमें और भी प्रश्न हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। जिस प्रकार से ए और डी उसमें दिया हुआ है, पहला पद A1, दूसरा पद A2 A+D, तीसरा पद A3 A+2D, चौथा पद A4 A+3D मैं निकाल रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से आप ये 3 और 4 और 5 को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को खुद से सॉल्व करें, ठीक है। जो भी डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 भी दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है वो? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एपी दिया हुआ है और इस एपी में से हमें इसका पहला पद और इसके सारवांतर जो है वो निकालना है, ठीक है। तो
इसमें पहला पद तो इसमें दिख ही रहा है हम लोग को कि पहला पद इसमें का पहला का जो 3 हो जाएगा, दूसरा का -5 हो जाएगा, तीसरा का 1/3 हो जाएगा, चौथा का 0.6 हो जाएगा, तो इसमें दिख रहा है। अब रही बात सार्वंतर की, सार्वंतर के लिए मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डी का मान जो है वो निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है डी बराबर A2 - A1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ सॉल्व किया है, वहाँ से देख सकते हैं हम लोग हैं। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, तीसरा का पहला पद 3 है, दूसरा पद 1 -1 -3 ऐसे ही क्रम में पड़ता है। तो पहला पद इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि सिंपल दिख ही रहा है। और सार्वंतर डी का मान होता है फार्मूला A2 - A1। इस फार्मूला पर हम रखेंगे A2 मतलब दूसरा पद कौन है, 1 है, माइनस A1 पहला पद कितना है, 3, तो 1 में से घटाएंगे 3 को तो निगेटिव में आएगा कितना, -2। इसका मतलब पहले प्रश्न में पहला पद जो है 3 और इसका सार्वंतर जो है वो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका पहला पद है -5 -1 3 7 है ना, तो इसका प्रथम पद जो हो जाएगा वो A का मान -5 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया इसका आंसर। डी निकालना है तो डी का फार्मूला तो A2 - A1 हो जाएगा। A2 का जो मान है वो -1 है, फिर माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पर जब दो माइनस एक साथ आए तो वहाँ पर ब्रैकेट लगाना है ताकि उसका जो साइन है उसका चिन्ह जो है तो वो चेंज होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर माइनस इसका हो गया है, A1 का मान जो है -5 है तो -5 लिख दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 में से 1 घटेगा तो ये बचे कितना, 4। इसका मतलब जो है इसका जो सार्वंतर है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद हो जाएगा -5 और डी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है ये भिन्न में दिया हुआ है, भिन्न में दे, माइनस में दे, दशमलव दे, कोई बात नहीं, एक ही तरीका यूज़ करना है हम लोग को डी निकालने के लिए, A2 - A1 करना है। ठीक है, और प्रथम पद तो हम लोग को दिख ही रहा है क्या है वो, जैसे इसका प्रथम पद हो जाएगा 1/3। ठीक है, और डी निकालना है तो डी का फार्मूला फिर वही फार्मूला, बार बार एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, डी बराबर A2 - A1। A2 का मान है 5/3, 5/3 माइनस A1 का मान है 1/3, तो 1/3 लिखेंगे यहाँ पर। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 3 सेम ही है तो एलसीएम 3 ही हो जाएगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 - 1 हो जाएगा, 5 में से हो जाएगा 4, 4/3, इसका मतलब डी का मान कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, तो इस AP का पहला पद जो है वो 1/3 है और इसका सार्वंतर जो है वो 4/3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा। ये देखिए दशमलव दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 0.6 1.67 2.8 है ना, 3.9 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा वो। इसका मतलब पहला पद जो है वो हो जाएगा 0.6 और डी निकालना है। डी का तो फॉर्मूला A2 - A1 होता है, दशमलव में हो, भिन्न में हो, माइनस में हो, जानने वाली कोई बात नहीं, तरीका हम लोग वही लगाएंगे, बस थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे ताकि गलती ना हो। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा A2 - A1। A2 का मान है 1.7 दिख रहा है यहाँ पे, 1.7 लिख दिए, माइनस A1 का मान है 0.6 लिख दिए, घटाएंगे इसको, दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के बाद 6 है, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, फिर दशमलव दशमलव दशमलव, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, इसका मतलब डी का मान जो है वो हो जाएगा 1.1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों में A और D निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आपके लिए आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट है क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख रहे हैं हम लोग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें करना क्या है, करना यही है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, मतलब AP पहचानना है हम लोग को। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब अगर वो AP में होगा तो आपको उसका D का मान निकालना है, मतलब सार्वंतर निकालना है, और जब AP में है तो जितना पद इसमें दिया है उसके आगे के 3 और पद को लिखना है। ठीक है, देखते हैं क्या है वो इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 के। कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करूँगा, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो डाउट होगा उसको हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है वो, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 पहला पद 4 8 16 है ना, इस तरीके से आगे क्रम में बढ़ रहा है। जांच करते हैं पहले, तो पहला पद तो 2 ही है, दूसरा पद 4 है, तो जो AP होगा या नहीं होगा इसकी जांच करने के लिए हम लोग
सार व अंतर ही निकालेंगे। कम से कम 2 डी का मान निकालेंगे। अगर एक समान आ रहा है तो समझिए कि वो एपी के क्रम में हो सकता है, अगर नहीं है तो बिल्कुल एपी नहीं होगा। ठीक है, डी बराबर A2 माइनस A1। दूसरा पद 4 है, पहला पद जो है 2 है। 4 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना? 2। तो पहले पद के लिए पहला और दूसरे पद में अंतर जो है वो 2 का है। उसी प्रकार से एक और डी निकालते हैं दूसरे और तीसरे पद के लिए। इसमें डी का जो मान हो जाएगा A3 माइनस A2। मैंने बताया था डी का मतलब किसी पद से निकाल सकते हैं, क्रमागत होने चला होना चाहिए, बाद वाला माइनस पहले वाला, जस्ट पहले वाला होना चाहिए। तो 3 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, A3 माइनस A2। A3 8 है और A2 जो है वो 4 है। तो 8 में 4 घटेगा, बचेगा 4। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो अंतर है इनके बीच का, वो अंतर बिल्कुल एक समान नहीं है। यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 4 का है। जब अंतर में अंतर हो जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो श्रेणी है वो एपी नहीं है। एपी के होने के लिए ये जो डी का मान है वो एक समान आना चाहिए। यहाँ पर डी एक समान नहीं है, तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं उपयुक्त श्रेणी का सारवंत्र डी एक समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, तो एपी में होना न होना वो डिपेंड करता है सारवंतर पर। तो सारवंतर एक समान होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो एपी में है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला पद इसका जो है 2, दूसरा पद 5/2, तीसरा पद 3 7/2। तो इसमें डी का मान A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2 माइनस 2, पहला पद है। नीचे 1 लिख देते हैं एलसीएम के लिए, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले और दूसरे पद के अंतर जो है वो 1/2 का अंतर है। उसी प्रकार से एक और चेक करते हैं, तीसरे और दूसरे पद के लिए एक और डी निकालते हैं। A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 का मान है 3, तो 3/1 मैंने लिख दिया, माइनस A2 का मान है 5/2, 5/2। दोनों का एलसीएम जो है वो 2 ही हो जाएगा। 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 5 का 5 ही रह जाएगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर भी डी का मान कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। तो यहाँ भी डी का मान 1/2 आया, यहाँ भी डी का मान 1/2 आया। इसके बाद भी अगर चेक करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सार अंतर है वो क्या है? एक समान है। जब सार अंतर एक समान है तो ये श्रेणी बिल्कुल एपी में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसी प्रकार उपयुक्त श्रेणी का डी एक समान है, मतलब जो सार अंतर है वो एक समान आ रहा है। इसका मतलब ये श्रेणी किस में है? एपी में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। आप इसमें 15 प्रश्न है, हालांकि सब आसान प्रश्न है। आप कोशिश कीजिएगा एक बार सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी क्रम में इस तरीके से चेक करना है हम लोग को कि एपी में है कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखा है कि दूसरा प्रश्न में ये एपी में है, तो एपी में है तो इसके आगे के 3 और पद लिखने हैं हमें। तो सार अंतर तो डी का मान 1/2 हो ही गया, इसके 3 और पद लिखने हैं। जिससे मान लीजिए कि इसमें हम लोगों का पहला पद, दूसरा, तीसरा और 4 पद दिया हुआ है। 3 और 5वां, 6ठा और 7वां पद लिखना है हम लोग को। जैसे मान लीजिए कि इसमें का 5वां पद लिखना है, तो 5वां पद हो जाएगा हम लोग को A5। तो A5 कैसे लिखेंगे? A+4D करके लिखेंगे, है ना। तो A का तो मान मालूम है ही, D हम लोग निकाल चुके हैं 1/2। D के जो मान है वो 1/2 आ चुका है, और इसमें फॉर्मूला पर रखेंगे, 5वां निकल जाएगा। 6ठा निकालना है हम लोग को A6, तो A6 हो जाएगा A+5D। वैसा ही 7वां A7 वो हो जाएगा A+6D, है ना। तो 3 और पद निकालने हैं जो एपी में होगा, उसके 3 अन्य पद और निकालने हैं। तो निकालने के लिए हम लोग को डी मालूम हो जाएगा और ए तो दिया ही होगा। इससे हम लोग अन्य 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रश्न बच रहे हैं इसमें, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 5.1 पूरा कंप्लीट होता है। इतना आप कवर कीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्नावली 5.2 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।